नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। सुना है कि आलिया भट्ट ने मान्यवर के ज़रिए ये संदेश कहा। हालांकि मैं ये जानती हूँ एक एक्ट्रेस होने के नाते कि संदेश कभी भी एक्ट्रेस का नहीं होता है। मैं जानती हूँ कि वो मंदबुद्धि है, उसका इतना दिमाग नहीं है कि वो कह सके कि ये जो कंटेंट है ये कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, इससे इज़्ज़त का फालूदा निकल सकता है और मेरी जगहसाई हो सकती है। लेकिन ऐसा वो नहीं कहेंगी क्योंकि वो एक पप्पू वहाँ बैठा है 7 रेसकोर्स रोड पे और एक यहाँ पर है, अगर इफ़ आई मे नॉट रॉन्ग, वो जो जगह का नाम है दिल्ली में, एक वहाँ बैठा हुआ है, एक पप्पी पिंकी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, वो लोग कन्यादान क्या जाने। वैसे कन्यादान नहीं, कन्यादान होता है। कन्यादान यानी कि जहाँ एक पिता कहता है, हे विष्णु रूपी वर, आज से मेरी कन्या का भरण पोषण सारा उत्तरदायित्व तुम्हारा है, तो मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। यानी कि सौंपा जाता है, जो उत्तरदायित्व है ट्रांसफ़र किया जाता है और ये कन्या के ऊपर है। अपने वह जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब नारियल के वृक्ष से एक नारियल टूट के गिरता है, तो वह नारियल जब समुद्र में गिरता है, उस पेड़ ने उसका त्याग किया है, मतलब वैसा वाला त्याग, ये वैसा उसको वो वहाँ से छूट गया है। लेकिन अब वो कहाँ उगेगा, ये उसका वो है अधिकार है। तो वैसे ही कन्या का अधिकार होता है अपने वर को चुनना, ये हिंदू धर्म का है। आज देखिए, आज मैरिजेज हो रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारे वहाँ स्वयंवर हुआ करते थे, लड़कियाँ चुनती थी। ठीक है, ये स्वयंवर की प्रथा, ये क्या जाने अब जिनके वहाँ ट्रिपल तलाक, हलाला और ना जाने अपनी बेटियों के साथ चुंबन आलिंगन होते हों, जहाँ ये कहा जाता हो, जहाँ के जो इनके जिनको ये अपना पूर्वज मानते हैं, जिन्होंने प्रेम की निशानी तेजो महल को ताजमहल बना बोल बोल के कह दिया हो, और जिसने ज़बरन उस पर कब्ज़ा कर या उसको क्योंकि ख़रीदने के कोई प्रमाण नहीं है, जिसकी पत्नी 40वां बच्चा पैदा करते हुए मरी हो और ना जाने कितनी बीवियां रही हो, लास्ट में अपनी सबसे बड़ी बेटी से जिसने निकाह कर लिया हो, जो अपनी सबसे बड़ी बेटी के साथ चुंबन करते हों, और ये भी कभी कभी फतवे निकालते हों कि अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर, बीवी आपको छोड़कर चली गई है, तो आप अपनी बड़ी बेटी या सबसे छोटी बेटी से शादी कर सकते हैं। जो लोग ये सोचते हों, जो अपने परिवार में अपनी बेटियों को दूसरे के साथ सुलाते हों, जिनके पति अपनी पत्नियों का हलाला करवाते हों, वो क्या जाने कन्यादान क्या होता है। अब ये उसकी गलती थोड़ी ना आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट एक पैर भारत में डाल के बैठी है, एक पैर लंदन में डाल के बैठी है। अब लोग कहते हैं कि वो विदेशी है, पर मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ, मुझे इतना पता है कि उसके फादर की इंडियन नागरिकता है, तो डुअल सिटीजनशिप हो सकती है, क्योंकि मेरी बहनों के पास भी डुअल सिटीजनशिप है। तो मैं जानती हूँ कि डुअल सिटीजनशिप ये होती है, जैसे जब मैं बाहर पढ़ रही थी, अगर मैं वहाँ कंटिन्यू रखती या मैं अभी शादी करके कहीं चले जाऊँ, तो अगर मैं वहाँ की नागरिकता 5 साल के अंदर ले लेती हूँ, या फिर 1-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर पेट्रोल बंक वगैरह खोल लिया, तो वहाँ की नागरिकता मुझे इजीली मिल जाएगी। कई देश जहाँ पर ये मोदी भागा था ना, क्या नाम है उसका, नीरव मोदी, कौन भागा था, एक आदमी भागा था ना, उसको पकड़ के लाए थे, किसको पकड़ के लाए थे, वो जो आदमी, वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ 1 करोड़ रुपया देते हैं और वो नागरिकता दे देते हैं। तो ऐसे छोटी मोटी कंट्रीज़ भी हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो वहाँ की नागरिकता के साथ साथ डुअल सिटीजनशिप, यानी कि भारत की भी जारी रखते हुए वहाँ की भी लूँ, तो इस प्रकार से भी होता है डुअल सिटीजनशिप। तो आई एम श्योर कि इन सब के पास, जितने भी ज़्यादातर बॉलीवुड वाले हैं, इनके पास डुअल सिटीजनशिप है। तो ये कहना कि वहाँ के निवासी हैं, ये भी गलत है। लेकिन हाँ, जिनका प्रेम भारत के लिए कभी रहा ही नहीं है, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ। और उनमें से आलिया भट्ट एक है, जिसके भाई डेविड हेडली के साथ जिम पार्टनर रहा हो और उसको सारी रेकी करके बताई हो, जिसके बाप का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट आता हो, जिसकी माँ ने ये कहा हो कि जाओ बेटा उसको बता दो। जब वो घबरा गया और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ किरण जो थी, उनसे कहा कि मैं बता दूं क्या, तो उसने कहा हाँ बता दो, बिल्कुल बताना चाहिए। तो ये जो आदमी है, सोचो वो किरण फिर भी अच्छी होगी, तो इसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, ये
तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, तुम बस तुम पे शक होगा। तो इसका मतलब जिनका परिवार ही ऐसा है, जो अपनी बेटियों को चूमते हों, जो जो चूम सकता है, जो मुंह के अंदर मुंह डाल सकता है, वो संभोग भी करता होगा। और एक बार आलिया भट्ट ने कहा था कि मुझे मेरे पिता टॉयलेट में बंद कर देते थे, मारते थे। तो मारना कोई वो नहीं है, पेरेंट्स पिटाई करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जिस तरीके से वो बता रही थी और जिस तरह से वो हरकतें आदमी करता है, जो जिस तरह से उसका ग्राफ रहा है, जो एक बेटी की इज्जत पे हाथ डाल सकता है, जिसने अपनी बेटी के करियर में आमिर खान सारे खानों से उसको चुंबन करवाए हों, अपनी बेटी को जिन जिन के साथ उसने मूवी करी है सबके साथ उसने लिप लॉक करवाए हैं। इसने पूजा भट्ट को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करा है। और मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले किसी ने मुझे बताया था कि वो एक पिक्चर के लिए, वो यूपी के थे, उन्होंने बताया था कि एक पिक्चर के सिलसिले में, स्क्रिप्ट के सिलसिले में, मैं कुछ साल पहले, मतलब आज से 5-6 साल पहले उन्होंने बताया था कि आज से कुछ साल पहले मैं पूजा भट्ट से स्क्रिप्ट के चक्कर में मिला था। और वो गोवा रहती थी, तो वो आई भी थी। तो जब वो मुझसे मिली 5 सितारा होटल में, हमने साथ में बैठ के ड्रिंक चर्चा की। 27-28,000 ऐसे बिल आया था। तो वो बोल रही थी नहीं बिल मैं दूंगी, और तो अपनी कहानी बता के वो इतना रोई और डिप्रेस लग रही थी। जो अपनी बेटी का इस्तेमाल करके अपने करियर को बनाया हो, ना जाने कितनी अभिनेत्रियों को पंखे में लटकाया, मृत घोषित करा हो, जिनकी संपत्तियों का आज तक ब्यौरा ना हो, चाहे वो परवीन बाबी हो, कुछ उसकी जीवन में आके ऐसा उसका जीवन करा सत्यानाश। ऐसे लोग कन्यादान क्या जानेंगे? तो ऐसे लोगों से ऐसे लोग अपने बच्चों को क्या परवरिश देंगे और क्या कन्यादान के बारे में बताएंगे जब वो हिंदू ही नहीं है, जिन्होंने खुद कहा हो कि वो नाजायज़ हैं और फिर वो दूसरे मज़हब में जा चुके हों। तो ऐसे लोगों को पहले तो उनके बच्चों को जब ये चीज़ें मालूम ही नहीं है, तो कंपनी मान्यवर का भी ये दायित्व बनता है कि रवि मोदी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने के बाद 10,000 रुपये से जो उन्होंने अपनी माँ से लिए थे, कलकत्ता के आउटलेट पे, अपने पिता के आउटलेट पे वो बैठते थे। उसके बाद वो एक मैन एथनिक वेयर का एक कंसेप्ट लेकर आए, जिसको उनके पिता ने नकार दिया कि रिस्क मत ले बेटा, रिस्क मत ले। ये कहा था ना आपके पिता ने, रवि मोदी। तो आप इस प्रकार के लोगों को, जो आपने कंपनी 10,000 रुपये अपनी माँ से लेकर 90 लोगों के साथ शुरू करी और पैंटलून जैसे रिटेलर्स के वहाँ आउटलेट पे आपने बेचा, उसके बाद आपके डिज़ाइन पसंद आए तो वेदांत फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने रजिस्टर्ड करी। उसके बाद आपने मान्यवर यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा में आपने अपने कपड़े सप्लाई करे। और आपके पिता ने तब भी ये कहा रिस्क मत ले, ये तो रिमोट एरियाज़ जितना कलेक्शन होता है। तो आपने क्या कहा कि रिमोट एरियाज़ कलेक्शन से भी मैं आपको प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। जैसे मैं आपकी छोटी सी शॉप में 90s में 2,000 से 3,000 रुपये कमा लेता था एक दिन के, ये आपने कहा था ना। उसके बाद आपने क्या करा, पहला जब आपको रिस्पांस अच्छा मिला तो 2008 में भुवनेश्वर उड़ीसा में आपने पहला आउटलेट खोला मैन एथनिक वेयर का। और आप एक क्रांति लेकर आए मैन एथनिक वेयर में कि वाओ, लड़कों का भी वेडिंग कलेक्शन हो सकता है। ये आप एक क्रांति लेकर आए। और 2016 में आप एक क्रांति और लेकर आए कि आपने मोहे नाम का ब्रांड, शिल्पी मोदी अपनी वाइफ को डिज़ाइन टीम का हेड बनाकर ये मोहे उतार दिया मार्केट में, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर आपको और कोई नहीं मिले, अनुष्का शर्मा और आलिया भट्ट को आपने बना दिया। इससे पहले अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन और विराट कोहली आपसे जुड़ चुके थे। उसके बाद ज़रूरी था कि आपने आलिया भट्ट को और अनुष्का शर्मा को लेना। मैं एक मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग मेजर से MBA हूँ। मेजर सब्जेक्ट मेरा इंटरनेशनल मार्केटिंग रहा है और सेकंड सब्जेक्ट मेरा ह्यूमन रिसोर्स रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं यानी कि मार्केट की स्ट्रेंथ और थ्रेट्स, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, तो आपने क्या देखा? आपने ये थोड़ा सा भी एनालिसिस नहीं करा कि आप किसको ले रहे हैं, कौन सा फेस है, उसकी क्या मार्केट में वैल्यू है, ये और कौन आपका कंटेंट लिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंटेंट बाहर से सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि कन्या दान नहीं कन्या मान। अगर आप ये कहते कन्या के दान के बाद कन्या का मान भी बढ़ाए, मोहे कलेक्शंस, मतलब कन्या दान के साथ
कन्या का मान बनाए रखें। तो ये अगर आप संदेश देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। वैसे तो कन्यादान है ही नहीं, कन्या अदान है। हमारे वेदों में कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। कन्यादान की चर्चा हमारे वेदों में नहीं है। ऋग्वेद में तो उल्टा कन्याओं के अधिकारों की बात करी गई है। परंतु हाँ, ये ज़रूर है कि कन्या चाहे एक गोत्र से, जैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एक गोत्र से दूसरे गोत्र में आती है तो उसका पिता दान करता है, नहीं, पर यह भी सत्य नहीं। ये बात है कि कन्या का उत्तरदायित्व पिता विष्णु रूपी वर को सौंपते हैं। यानी कि ये कहा जाता है कि संस्कृत में पूरा एक फ्रेज है, पूरा एक श्लोक है। वो श्लोक तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन उसका मतलब मुझे पता है। हे विष्णु रूपी वर, मैं आज से मेरे घर में जन्मी इस कन्या का भरण पोषण का जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूँ। ये आज से तुम्हारे घर की है। तो उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी, सारी चीज़ें उस विष्णु रूपी वर की है, ये कहते हुए पिता उसको सौंपता है। तो ये होता है कन्या अदान, मतलब कन्या को अदान करना। उसका दान वाकई में दान नहीं करा जाता है, अदान यानी कि उसको सौंपा जाता है, यानी कि उसका उत्तरदायित्व को सौंपा जाता है, क्योंकि फूलों से नाजुक लड़की पली होती है। लेकिन अब आपको एक बात और समझनी है, जो आज इसके पीछे की साइंस मैं आपको समझा रही हूँ। जो लोग बोलते हैं लॉजिक कि देखो बहू नहीं लक्ष्मी आई है, बेटी नहीं लक्ष्मी पैदा हुई, यानी कि विष्णु रूपी वर को जब कन्या सौंपी जाएगी तो वो लड़की क्या है, वो लड़की भी तो लक्ष्मी है। यानी कि बहू नहीं लक्ष्मी आई है, लड़की के शुभ पैर पड़े हैं, जो लक्ष्मी जी के पैर भी बनाते हैं। अब आप खुद सोचिए, कहाँ हमारे वहाँ कन्या का तो वैसे ही सम्मान है। अगर देखिए सम्मान तो अर्न भी करा जाता है ना। कभी कभी मैं मानती हूँ कि कुछ परसेंट ससुराल वाले भी खराब होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारा लड़कियों को ही दोष दिया जाए। कुछ एक आध फेमिनिस्ट के चक्कर में जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो बलि का बकरा बनती है। आज भी दहेज है, आज भी चीज़ें हैं, जो कि हमारे वहाँ ऐसा नहीं था। लड़कियां हमारे वहाँ स्वयंवर करती थी, लड़कियां नहीं जाती थी, लड़के आते थे, और लड़के आते थे लाइन से खड़े रहते थे। ये हैं फला जगह के नरेश, और ये हैं इनकी इतनी सेना है, इतना कारोबार है। ये बायोडेटा लड़की को बताया जाता था, इतने युद्ध जीते हैं। तो फिर उसके बाद लड़की गौर से उसको ऊपर से नीचे तक स्कैन करती थी, फिर विवाह के लिए वहाँ चुनती थी। प्रतियोगिता रखी जाती थी कि ये वाण तोड़ो, ये करो, क्योंकि जितना शौर्य उसके पिता का होता था उतना शौर्य वो चाहती थी कि इतना शौर्यवान आदमी हो। लेकिन अगर कोई ये कहे कि कन्या कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अरे ये क्यों समझा रहे हो हमें। हमारे धर्म में पहले ही अर्धनारीश्वर की बात कही गई है। एक पति पत्नी का रिश्ता दुनिया में सबसे ऊंचा होता है। अब लोग कहेंगे माँ का होता है, माँ बेटे का होता है, माँ बच्चे का होता है। जी नहीं। अगर मुझे पुत्र या पुत्री चाहिए तो ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं तो मैं किसी के भी कहीं भी जाके किसी के भी बच्चे की माँ बनाऊंगी। मैं जिस आदमी से प्रेम करूंगी, जिससे विवाह करूंगी, जिससे मेरा विवाह होगा, उससे ही बच्चा, मैं चाहे किसी भी क्रिया से करूं, खुद से करूं या खुद के बच्चे को कहीं और करूं, ये मैं क्योंकि उसका अंश मैं देखना चाहती हूँ। माँ आपको इसलिए नहीं लाती कि उसे माँ बनना, माँ आपको पृथ्वी पर इसलिए नहीं लाती कि उन्हें बच्चे बहुत प्यारे हैं और वो, ऐसे तो कोई भी औरत बिन ब्याहे माँ बन जाती। माँ इसलिए लाती है क्योंकि जिस पुरुष से उसने शादी करी होती है उससे उसको बहुत प्रेम होता है। वो उसका अंश और अपना अंश पृथ्वी पर देखना चाहती है। वो चाहती है कि उसके जाने के बाद भी वो अंश रहे, इसलिए वो बच्चे को पृथ्वी पे लाती है। हाँ, उसे अपने बच्चे से प्रेम होता है, लेकिन अगर एक औरत से कहा जाए कि तुम्हें अपने पति को चुनना है या पुत्र को, तो औरत अपने कलेजे पे पत्थर रख के शास्त्र अनुसार अपने पति को चुनेगी। और पहले तो औरत कहेगी कि आप मुझे मार दो, मेरा पुत्र और पति जीवित रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो, अगर उससे ये कहा जाता है नहीं, तुम्हारे पास चॉइस एक ही है कि पुत्र या पति, तो औरत पति को चुनती है, क्योंकि मान्यता ये है कि पुत्र दूसरा आ सकता है, पति दूसरा नहीं आ सकता। आज कलयुग है, आज बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये होता था, ये होना चाहिए कि पुत्र आ सकता है, पुत्री आ सकती है, लेकिन पति नहीं आ सकता। हमारे वहाँ ऐसे बदला नहीं जा सकता था। लेकिन हाँ, ये है कि आजकल का कलयुग ऐसा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको अत्याचार सहने की जगह इंसान
रास्ता अलग कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर एक कोशिश प्रयास करे, लेकिन प्रयास अगर सफल नहीं हो रहा है तो फिर ओखली में मुंडी दे रहना कोई विकल्प नहीं है। बेकार आदमी के साथ समय ज़ाया ना करा जाए, क्योंकि जो प्रेम और वात्सल्य और चीज़ों को नहीं समझता, जो सम्मान नहीं देता, फिर उसके साथ जीवन रहना उचित नहीं है। उसे बाहर निकल जाना चाहिए, और किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई होता है। और इस तरह की जो हमारी मान्यताएं हैं, जो समय के साथ और अच्छी होती हैं, बुरी नहीं, लड़की को, महिला को अधिकार देती है, तो ये लोग क्या समझे। और रवि मोदी जी, शिल्पी मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो कंपनी आपने 10,000 रुपये 90 लोगों के स्टाफ के ज़रिए रिटेल का बिजनेस करते हुए, मार्केट में लाते हुए, 4-5 सिटीज़ में शुरू करते हुए, आज आपका 200 सिटीज़ वर्ल्ड की, पूरे भारत को मिला के पूरी दुनिया में 200 शहरों में 800 प्लस आउटलेट हैं आप लोगों के। 13 तो आपके विदेशों में आउटलेट हैं, और 5 बाहर के देशों में हैं। और आज आपके 4,000 प्लस वर्कर हैं, और 500 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर है। तो इस टर्नओवर का सत्यानाश मत कीजिए कि ये ना हो कि ऊपर चढ़ के अर्श से फर्श और फर्श से अर्श में आप आ जाएं, ऐसा ना हो। इसलिए आलिया भट्ट जैसे लोगों को, जो अल्पज्ञानी हो, जो ये ना कह सकते हो कि यार ये डायलॉग तो मैं पढ़ रही हूँ, कहीं इसका गड़बड़ तो नहीं होगा, थोड़ा इसको चेंज करके, क्योंकि एक एक्ट्रेस कोई होती है ना, तो वो कंटेंट में थोड़ा सा बोलती है, यार ये लग रहा है आपको सही, थोड़ा सा जब वो सुनती है कहानी को या कुछ करती है। और 2-4 फिल्में करने के बाद, 5 फिल्में करने के बाद साउथ में लोग हमारे सजेशन को सुन लेते हैं, तो तुम्हारा सजेशन नहीं सुनते। मुझे याद है एक स्पोर्ट गारमेंट था, उन्होंने मुझे बहुत ही छोटी चड्डी जैसा कुछ दे दिया था, तो वो GMR से ही रिलेटेड था। जो GMR ये जो बना रही है ना, ये जो जिसने एयरपोर्ट वगैरह बनाए हैं, इन्हीं के कुछ तालमेल की कोई इन्हीं के कुछ पार्टनर की या किसी की कुछ थी, वो जावेरी या कोई ऐसे ब्रांड था कुछ, तो मुझे याद नहीं है, बहुत पहले की बात है ये, 7 साल पुरानी। तो मुझे डर भी लग गया, मुझे पैसे तो चाहिए थे, लेकिन वो बहुत ही छोटे चड्डी जैसी दे दी थी उन्होंने। तो उसमें पर उन्होंने मुझे चॉइस दी थी कि ब्लूमर्स जैसा स्पॉट वेयर पहनना है या ये पहनना है। तो मैंने बड़ी चालाकी से ब्लूमर्स टाइप के स्पॉट वेयर टाइप का वो इनर चूज़ करा, और जो ब्रा टॉप मैंने यूज़ करा, ब्रा टॉप यानी कि टॉप, छोटा टॉप जो आजकल लड़कियां ऐसी ओपनली पहन के घूमती है, वो स्पोर्ट ब्रा टाइप का। तो वो मैंने थोड़ा सा टॉप लॉन्ग ले लिया, और थोड़ा छोटा भी था, कुछ छोटे भी थे, ऐसा नहीं कहूँगी मैं छोटे नहीं थे, कोई इतनी गंवार भी नहीं हूँ। वो मैंने पहने, तो मैं कवर करके आती थी, और मैंने उससे रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पर अभी कोई नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर कोई भी कैमरामैन और डायरेक्टर के अलावा, मेरे असिस्टेंट और मेकअप गर्ल के अलावा, हेयर ड्रेसर के अलावा कोई नहीं रहेगा। तो वो पूरा जहाँ पर शूट हो रहा था वो पूरा खाली था, मैं कवर करके आती थी। और फिर मैं जब मेरा जो पोजीशन होता था वो तय होता था, उसके बाद मैं खोलती थी उतने में भी। हालांकि अब तो मैं पहन सकती हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा ये हाल था कि मैं उसे भी वो छोटा निक्कर टाइप का था, बहुत शॉर्ट था, लेकिन चड्डी जितना नहीं था, थोड़ा नॉर्मल था। तो उसमें भी मुझे इतना वो हो गया था। तो मैंने, क्योंकि अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, और वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, तो वहाँ पर मैंने चूज़ करा। फिर मैंने कुछ नी लेंथ तक के भी चूज़ करे, क्योंकि उसमें स्पॉट वेयर था। तो उन्होंने ये लिखवाया था कि हम इन फ़ोटोज़ को कहीं पर भी होर्डिंग में किसी भी जगह यूज़ कर सकते। तो इट वाज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ गलत नहीं था, वो नॉर्मल था। आजकल के हिसाब से तो मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल कपड़े उतारने को लड़कियाँ तैयार हो रही है, उससे तो काफ़ी अच्छा ही था वो। और उतने शॉर्ट्स तो हम पहनते, बस ये था कि वो थोड़ा सा पतले कपड़े का था, तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था, मुझे अजीब सा अश्लील लग रहा था। मतलब उतनी छोटी तो मैंने स्कर्ट पहनकर डांस कराई है नॉर्मल, लेकिन मुझे उस समय कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था। एक होता है ना आप अपनी मर्ज़ी से पहनते हो, एक होता है कि ये आपको पहनना ही पहनना है। और एक जगह थोड़ा नेट वाला था, तो मैंने वो तो बिल्कुल ही मना कर दिया था। मैंने बोला सॉरी आई कांट वेयर दिस, और तो उन्होंने मुझ पर फोर्स भी नहीं करा, क्योंकि वो जो भी पार्टनर थे उनके, वो बहुत पारिवारिक टाइप के लोग थे। मतलब पारिवारिक इन द सेंस, वो उनकी वाइफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थी, डायरेक्शन में इन्वॉल्व थी, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा, आई वॉज कंफर्टेबल। बट हाँ, जहाँ पर मैं कंफर्टेबल नहीं थी वहाँ पर मैंने ऐसे करा। जब मेरी बात सुनी जा सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनी जा सकती है?
तुम्हारा नाम है और तुम्हारे पास पैसे आ चुके हैं। और वैसे भी बॉलीवुड में तो करण जौहर उनको बढ़ा देता है, नेपो किड्स को। भाई जिनके पास घर का टैग है, चाहे शक्ल सूरत हो ना हो, मेकअप थोप के उनको बिठा दो, क्योंकि सुंदर तो वही लगते हैं, सुंदर तो वही हैं, ये तो मान्यता है। ऐसा रहा होता, शायद किसी ने ऐसा सोचा होता तो ऐश्वर्या राय नहीं बनती, फिर वो भी कहीं ऐसी ही गुमनामी के अंधेरे में खो जाती। तो यहाँ बहुत सारे टैलेंट होते हैं, और आलिया भट्ट जैसे मूर्खों को प्लीज़ रवि मोदी जी लेना बंद करें। आपने बहुत मेहनत करके आगे आए हैं, ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी ऐसे लोगों के चक्कर में डूब जाए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। क्या सोचते हैं इसके बारे में? और जिनके घर में बेटियों के साथ चुंबन आलिंगन होते हों, उनकी बेटियां कन्यादान क्या समझेंगी? वो हलाला और 3 ट्रिपल तलाक पे ही बात कर लें, वही काफ़ी है। और जिनके बापों ने का इतिहास रहा हो मर्डर को सुसाइड बनाने का, उनके वहाँ के लोग क्या समझेंगे? ये शादी का महत्व, जिनकी बेटी तलाक लेकर बैठी हो और बाप को कोई फिक्र ना हो उसकी ज़िंदगी उजाड़ने में, आई थिंक वो अपने पति से अलग ही रहती है, उसकी भी ज़िंदगी इसी ने ख़राब करी है। उसको सही डिसीजन नहीं लेने दिए पूजा भट्ट को, और उसकी ज़िंदगी ऐसे ख़राब करी। बेटे को अंडरग्राउंड कर रखा है, वो उसको भी वो इतना ख़राब नहीं था, मैं आपको बता दूं। वो जो रोहित है वो इतना ख़राब नहीं था, उसने अपनी माँ से कहा, वो डर गया था, उसकी माँ ने उसको सही रास्ता दिखाया कि हाँ जाओ तुम अथॉरिटीज़ से बोलो, लेकिन इस कमीन इंसान ने उसको बोलने नहीं दिया। ये फ़र्क है, तभी तो वो औरत इसके साथ नहीं रह पाई। और उसके साथ जब ये जाता था तो वहाँ इसको ये सोनी राजदान मिली, ये पाकिस्तानी ओरिजिन की लेडी थी। ये इसका जो भी है, इसके संबंध ज़्यादा पाकिस्तान में है, तो इसको वही इसलिए इसने उसको हिंदू नहीं बनाया, ये उसके लिए मुसलमान बन गया। हालांकि मुझे डाउट ये है कि अपनी माँ के साथ ये पला बड़ा है, तो ये वैसे ही अपने आप को नाजायज़ बोलता है। ये भी कहानी इसकी गढ़ी भी है या क्या है, लेकिन ये खुद ही कहता है कि हम लश्कर लेके बाहर निकलेंगे, हम ऐसा कर देंगे। तो जिसके परिवार के लोग ऐसे हों, अपनी बेटी को, ऑब्वियसली बेटी अपने बाप से इम्प्रेस रहती है। जैसे मुझे अपने पिता की बातें अच्छी लगती हैं, तो ऑब्वियसली जो विलन भी है उसकी भी बेटी है, तो उसको अपना विलन ही बाप अच्छा लगेगा। वो उस एंगल से देखेगी तो उसको वही सही नज़र आएगा। इसलिए जब रणवीर कपूर मोदी की तारीफ़ कर रहे थे वाराणसी शूटिंग के दौरान, तब आलिया भट्ट का मुँह इतना सा बन गया था, तो मैं तभी समझ गई थी। और इसके शुभ पैर पड़े, अब ये लक्ष्मी तो मानती नहीं अपने आप को, तो इसके शुभ पैर जब से रणवीर के घर पे पड़े हैं, तब से देखो उसके जो पिता थे वो हॉस्पिटल जाते थे, कई बार उन्हें तबीयत ख़राब होती थी, हॉस्पिटल जाते थे, फिर सही हो जाते थे। लेकिन इसके पैर ऐसे पड़े कि इसके पिता का, रणवीर के पिता इस बार हॉस्पिटल गए तो वापस ही नहीं आए। तो क्या पता कुछ MDMA LSD वगैरह कुछ कर दिए, तो ऐसे लोग क्या जाने कन्यादान। चलिए छोड़िए, बस आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ, और ऐसे लोगों को बाइकआउट करने के लिए मुहिम चलाएं। लेकिन ये एक चाल ये भी हो सकती है कि मान्यवर या टाटा जैसी कंपनियों को, जो कि सरकार को अनुदान देते हैं, ऐसी कंपनियों को बंद कराने की साजिश ना हो, ये भी आप देखिएगा। क्योंकि एकल नाम की और एक और कंपनी है, इन्होंने वो फाउंडेशन खोली है एकल, और मैं आपको बता देती हूँ, मानस और एकल नाम की इन्होंने फाउंडेशन खोली है, जो गरीब बच्चों का इलाज करती है, गरीब लोगों का इलाज करती है, किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट का। तो कहीं ऐसा ना हो कि रवि मोदी के बिज़नेस को बंद करने के लिए या टाटा के बिजनेसेस को बंद करने के लिए ऐसे लोग बीच में घुसे हों, जैसा कि आपने देखा था उसका कंटेंट राइटर कौन था। तो ये हमें देखना होगा कि हम बहिष्कार किसका करें, बहिष्कार आलिया भट्ट का करना है कि कंपनी का करना है। कंपनी को ये याद दिलाना है कि आप ये इतने बड़े उसमें पहुंच गए हैं, तो आप क्या कंटेंट सुनते नहीं है, कहीं कंटेंट अर्थ का अनर्थ तो नहीं कर रहा है। तो ये आपने सुनिश्चित करना है, और मान्यवर को ये टैग करना है कि रवि मोदी को ये टैग करना है कि इस आलिया भट्ट को आउट करो और ये ऐड को चेंज करो, कंटेंट चेंज करो, आलिया भट्ट को चेंज करो। इस तरह से आपने करना चाहिए। और रवि मोदी जी को भी मेरा ये सजेशन है कि जब आप इतने बड़े ओहदे पे पहुंच चुके हैं, तो आप जब एक कंपनी का मिशन स्टेटमेंट तय करते हैं, ठीक है ना, तो मार्केटिंग टूल होता है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, जिस आदमी को आप ब्रांड बना रहे हैं वो भी आप देखिए ना कि वो उस रोल में फिट बैठ रहा है और उसकी मार्केट इमेज क्या है। अनुष्का शर्मा, और जो अनुष्का शर्मा
कुत्ते का नाम सरस्वती या भागीरथी रख देती है अपने कुत्तों का नाम, और या एग्री हो जाती है अपने प्रोडक्शन की या अपने फ्रेंड की प्रोडक्शन की वेब सीरीज़ में इस तरह के नाम रखती है हमारे देवी देवताओं के, उसकी वैसी इमेज खराब है और बहुसंख्यक आपका सामान लेता है। मान्यवर और मोहे जो ब्रांड्स हैं इसमें कलेक्शंस ज़्यादातर क्या है, 90% आपका लेने वाला, 99% आपका हिंदू है लेने वाला, और बाकी लोग भी अब जो लहंगा चोली पहन रहे हैं वो भी आपको ले रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर 99% लेता है, जैसा कि टाटा वालों का लेता था। तो इसीलिए आप ज़रा समझिए और जिस जगह बिजनेस करते हैं उस हिसाब से, जैसे मैकडॉनल्ड्स टिक्की लेकर आया भारत में तो वेजिटेरियन टिक्की लेकर आ गया जो कहीं पर नहीं मिलती, किसी अन्य देश में मुझे वेजिटेरियन टिक्की कहीं नहीं मिली, वेज मील कहीं नहीं मिला मैकडॉनल्ड्स का, सिर्फ भारत में मिलता है। तो भारत में काम करते हैं तो भारत के हिसाब से करते हैं और भारत की टारगेटेड ऑडियंस कस्टमर्स क्लाइंट्स ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए मूवी या खान पान की चीज़ें दी जाती हैं। तो वैसे ही आप जब कपड़े आपने बेच रहे हैं तो टारगेटेड ऑडियंस आपकी कौन है, उनको बहुसंख्यकों को नज़रअंदाज करने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। और अर्थ का अनर्थ कंटेंट राइटर अगर कर रहा है तो उनको भी सोचना चाहिए, और कोई जानबूझ के कर रहा है तो उसे बाहर निकालना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।